Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So we have covered till chapter question number 47. Now we will start with the question number 48. So here we have to calculate the incidence and the prevalence. In this question I have read. So Galividwa town in Andhra Pradesh, has a population of 12,000. ठीक है, in 2003 2,000 population residents of the town are diagnosed with the disease. ठीक है, in 2004 1,000 residents of the town are discovered at the same disease. तो मैंने अब आपको बताया था इंसिडेंस क्या होता है, न्यू केसेस अपॉन पॉपुलेशन एट द रिस्क, प्रिवलेंस न्यू प्लस ओल्ड केसेस पॉपुलेशन एट द रिस्क. ठीक है, तो इंसिडेंट कैसे निकालेंगे हम, न्यू केसेस. तो न्यू केसेस 2004 में कितने आ गए, 1000. अब आप देखो कि पॉपुलेशन जो टोटल है कितनी है, 12,000. बट 2003 में 2,000 पीपल को क्या हो गया था, डायग्नोज विद द डिजीज़. तो वो डायग्नोज्ड हो गए डिजीज़ के लिए. नाउ बिकॉज द 2,000 पीपल हु गॉट द डिजीज इन 2003, नाउ दे आर नॉट नो लॉन्गर एट द रिस्क फॉर गेटिंग द इलनेस इन 2004. सो इंसिडेंस क्या होगा हमारा, 1,000/10K. ठीक है, ठीक है, 1,000/10K. और इसमें आ जाएगा हमारा पॉपुलेशन रिस्क प्लस टोटल पॉपुलेशन. तो इसमें आ जाएगा हमारा 3K. कैसे, न्यू केसेस प्लस पॉजिटिव ओल्ड केसेस. तो ओल्ड में कितना था, 2,000 प्लस 1,000 कितना हो गया, 3K अपॉन पॉपुलेशन एट द रिस्क कितना है, 12K. ठीक है, तो इसका देखो ऑप्शन क्या है. देखो यहाँ पे देख लो, न्यू केसेस इन 2004 1,000 अमंग द पॉपुलेशन एट द रिस्क 10,000. प्रेवलेंस क्या है, ओल्ड प्लस न्यू, तो 3,000/12,000. ओके. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मलेरियल सर्वे इज कंडक्टेड इन 50 विलेजेस हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh. 500 केसेस टर्न आउट टू बी मलेरिया पॉजिटिव. ठीक है, द एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस इज. अब इन्होंने क्या पूछ लिया फिर से, इंसिडेंस क्या होगा, 500 केसेस. ठीक है, अ मलेरिया सर्वे कंडक्टेड इन 50 विलेजेस हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh. अब 500 केसेस कैसे थे हमारे, मलेरिया पॉजिटिव थे. आपको इंसिडेंस निकालना है, तो इंसिडेंट कैसे निकलेगा, और क्या कहते हैं, नंबर ऑफ केसेस विच आर हैव डिजीज अपॉन द पॉपुलेशन एट रिस्क. पॉपुलेशन एट द रिस्क कितनी है, 1 lakh. ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 5%. ठीक है. नेक्स्ट, द मेजर पर्पस ऑफ रेंडमाइजेशन इन अ क्लिनिकल ट्रायल इज. सो हम रेंडमाइज क्यों करते हैं, ठीक है, बताओ. टू रिड्यूस द बायस. ठीक है, हम इसीलिए करते हैं. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से करके दिया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेंडमाइजेशन मेनली प्रिवेंट सिलेक्शन बायस. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे रेंडमाइजेशन पे, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू एलोकेट पार्टिसिपेंट्स इनटू स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप्स. ठीक है, देन इट इज़ यूज टू डिसाइड हु विल रिसीव और नॉट रिसीव एन एक्सपेरिमेंटल प्रिवेंटिव और थेरेपेटिक इंटरवेंशन. ठीक है, देन इट हेल्प्स टू एलिमिनेट द बायस. इट इंश्योर द कंपेरेबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स. ठीक है, ये एक लाइन इसका क्वेश्चन है, आ गई बात समझ में. ईच इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइंड टू आइदर ग्रुप, बेस्ट डन यूजिंग अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर. ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन रेंडमाइजेशन. ये मैंने सोबन पीटर से लिया आप लोगों के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ डबल ब्लाइंडिंग इन अ क्लिनिकल ट्रायल इज. सो डबल ब्लाइंडिंग क्या करता है, इट विल एलिमिनेट बोथ द ऑब्जर्वर एज वेल एज द सब्जेक्ट बायस. ठीक है, क्या करता है, अवॉइड डबल. मतलब देखो सिंगल ब्लाइंडिंग, इसके एक्चुअली 3 टाइप के ब्लाइंडिंग होते हैं. सबसे पहले होता है हमारा सिंगल ब्लाइंडिंग. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डबल ब्लाइंडिंग, ट्रिपल ब्लाइंडिंग. सिंगल ब्लाइंडिंग में क्या होता है, द ट्रायल इज प्लान इन दैट वे दैट द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अवेयर ही बिलोंग्स टू द स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, उसको पता ही नहीं होता है. और डबल ब्लाइंडिंग में क्या होता है, द ट्रायल इज प्लान इन सच अ वे दैट नाइदर द डॉक्टर नर द participants
know which group of the patients are given the drugs and which groups of patient are given the placebo. तो इसमें क्या हो गया हमारा डबल बाइंडिंग में, इट विल एलिमिनेट द ऑब्जर्वर एज वेल एज द सब्जेक्ट बायस, क्योंकि दोनों में से किसी को पता ही नहीं है. ट्रिपल बाइंडिंग में क्या होता है, ब्लाइंड में क्या होता है, इन दिस द पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टिगेटर एंड द पर्सन जो एनालाइज कर रहा है डाटा का उसको भी नहीं पता होता, आर ऑल ब्लाइंड. ठीक है. और डबल ब्लाइंडिंग जो होता है हम सबसे, इट्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड जब ब्लाइंडिंग ट्रायल इज कंडक्टेड. Bias is any systematic error in the determination of association between. So क्या है, bias is a systemic error in comparison between the study group as well as and the country group and the control groups. Okay, क्या होता है, ये एक डेफिनेशन है इसकी. ओके, ये डेफिनेशन है कि bias is any systematic error in the determination of association between the incident between the study group and the control group. Okay, next, the prevalence of emergence, the prevention of emergence or development of risk factor in countries where they have not appeared is what type of prevention? The prevention of prevention of emergence और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन कंट्री वे दे, तो वो पहले से हुए ही नहीं है, तो उस टाइप के प्रिवेंशन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन. पहले से ही क्या करता है, इट एम्स टू प्रिवेंट द अपीयरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स देमसेल्व्स. ठीक है, प्राइमोडियल. नेक्स्ट, एपोरियाट्रिक्स इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द साइंस ऑफ. तो एपोरियाट्रिक्स मीन्स होता है, मीन्स ट्रेवल मेडिसिन. ओके, क्या मीनिंग होता है इसका, ट्रेवल मेडिसिन, हेल्थ ऑफ ट्रेवलर्स. व्हेन अ डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन अ शॉर्ट टाइम. ठीक है, अगर तो उसको हम बोलते हैं क्या, पेंडेमिक. ओके, क्या बोलेंगे हम उसको, पेंडेमिक. नेक्स्ट, एक सेकेंड. So here primordial prevention, a new concept receiving special attention in the prevention of chronic disease. Primordial prevention क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट है which is receiving special attention because it help in the prevention of chronic diseases. Primordial prevention is mainly applied to prevent the lifestyle related chronic diseases. Now 57, which is endemic disease, means that a disease occurs in excess of the normal. वो endemic disease का मतलब होता है constantly present in a given population. Like endemic means constant presence of the disease in a region. जैसे कि बहुत ये बोलते हैं हम, थायराइड को बोलते हैं ना कि ये है क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज. नेक्स्ट, if the incidence equals to 50/1000 per year and mean duration is 5, prevalence would be. तो देखो मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, PID ऐसे याद रखना, PID. ठीक है, तो आपको प्रेवलेंस निकालना है. तो इंसिडेंस कितना है हमारा, 50 इंटू ये ड्यूरेशन कितना है, 5 इक्वल्स टू 250 पर 1000 हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पर 1000. ठीक है, एक सेकेंड. तो आंसर क्या हो गया इसका, 250. नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ द पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू द डिनोमिनेटर इज कंप्राइज्ड. तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इंटू 100. ठीक है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव तो क्या यहाँ पे देखो कौन सा है, सेम हेयर दिस वन. नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हैज़. तो प्रिवेंशन में कितने लेवल्स होते हैं, 4, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम. रिगार्डिंग केस कंट्रोल स्टडी फॉलोइंग आर करेक्ट. सो केस कंट्रोल स्टडी दे डज नॉट मेजर इंसिडेंट्स. इंसिडेंट हम किससे मेजर करते हैं,
इंसिडेंस हमें किससे मेजर होता है? कोहोर्ट स्टडी से, ठीक है। प्रेवलेंस देखो हमने पढ़ा था ना, प्रेवलेंस किससे मेजर होगा? क्रॉस सेक्शनल स्टडी से। इंसिडेंस किससे मेजर होगा? कोहोर्ट स्टडी से, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी दे डू नॉट मेजर इंसिडेंट डायरेक्टली. So regarding case control, all are correct. So risk factor can be identified. Yes. It measures incidence. No. Use in rare disease. Yes. Require few subjects. This. Next, blinding can be done to eliminate which bias. तो ब्लाइंडिंग हम जो करते हैं, अभी मैंने अभी बताया था ना, ऑब्जर्वर बायस को प्रिवेंट करता है वो. तो इंटरव्यू मीन्स ऑब्जर्वर बायस. देखो इसमें हमारे जो बायस होते हैं काफ़ी टाइप के होते हैं, लाइक कन्फाउंडिंग बायस. तो कन्फाउंडिंग बायस कैसे एलिमिनेट होता है? बाय मैचिंग, ठीक है, बाय मैचिंग. सेलेक्शन बायस, इट विल एलिमिनेट बाय अप्रोप्रिएट सेलेक्शन ऑफ केसेस एज वेल एज कंट्रोल. इंटरव्यू बायस, इट विल बी रिमूव बाय डबल ब्लाइंडिंग, ठीक है. तो हम क्या करते हैं ब्लाइंडिंग को रिमूव करने के लिए? इंटरव्यू बायस को रिमूव करते हैं, ठीक है. रेशियो ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर टू टोटल लाइव्स पर 1000 इज कॉल्ड. तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है. नेक्स्ट, रेंडमाइजेशन कंट्रोल्ड ट्रायल हैज़. सो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हैज़ सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप. अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, देखो मैंने एक रिक्वेजिट्स पढ़ाए थे आपको अभी रेंडमाइजेशन के. ये ईच इंडिविजुअल इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइन टू आइदर ग्रुप, ठीक है. सेम, ठीक है. सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप. नाउ good practice is observed in all phases of the clinical trial except. So good clinical practices applied to clinical phases, not the preclinical. क्योंकि clinical observe करोगे ना आप, तो preclinical में उसका कोई रूल नहीं है. Now next, not true about crude birth rate, ठीक है. not true about crude birth rate. So ये बोल रहा है क्रूड बर्थ के लिए ट्रू कौन सा नहीं है? It is a measure of fertility. Yes. It is actually a ratio, not rate. It's actually a ratio, not a rate. Wrong. It is independent of the age of the population. Numeration that does not include stillbirth. सही. तो ये not true क्या है इसमें? It is actually a ratio. ये गलत है. क्यों? Crude rate is a true rate and not merely a ratio. It's not a ratio. The measure of strength of the association between the risk factor and outcome is. ये क्या होता है? odds ratio. बिल्कुल डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. सो एक्सप्लेनेशन सोबन पीटर से. odds ratio measure the strength of association especially in cases of in case control study. It measure the strength of association between a risk factor and the outcome. The odds ratio is closely related to the relative risk. Its derivation is based on three main assumptions. What are these? The disease under study should be relatively rare, as most chronic diseases have a low incidence in the general population. The cases should be represent of all the individual with the disease. ठीक है. The control should be represent all individual without the disease. अब हम रेशियो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? Odds ratio AD upon BC. If the ratio is estimated to be 8.1, it means the risk of the oral cancer is 8.1 times higher in individual who chew tobacco compared to those who do not chew tobacco. Okay, these are the this is odds ratio. Main जो क्या है ये बताता है measure the strength of association between a risk factor and outcome. Next, the study of distribution and determinant of health and its application to control is. तो ये तो एक definition ही होगी epidemiology की. It is the definition of epidemiology. Now, next, double blinding study is. Double blinding study true क्या होता है इसमें? So, investigator blinds two variable. No. Subject does not know examiner. No. सब्जेक्ट डू नॉट नो ग्रुप एलोकेशन. यस, इसमें दोनों को ही नहीं पता होता एक दूसरे का.
बोथ सब्जेक्ट एग्जामिनर अनअवेयर ऑफ द ग्रुप असाइनमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, द बेसिक टूल ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी आर. तो कौन कौन से होते हैं? रेट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. द बेसिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट इन epidemiology are. So these are rates, ratio and proportion. Next, in an epidemiological study the first case which come to the attention of the investigator. तो इस वाले केस को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंडेक्स केस. ठीक है. अब देखो हमारे केसेस भी कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी केस, इंडेक्स केस एंड सेकेंडरी केस. अब प्राइमरी केस कौन सा होता है? इट रेफर टू द फर्स्ट केस ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पॉपुलेशन यूनिट बीइंग स्टडी. और इंडेक्स केसेस क्या होता है? रेफर टू द फर्स्ट केस दैट कम्स टू अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. ठीक है. सबसे पहले लगता है कि अच्छा ये है, दिस इज द केस. सेकेंडरी आर दोज डेवलपिंग फ्रॉम कॉन्टेक्ट. मतलब प्राइमरी वाले जो है फैला रहे हैं डिजीज, तो ये सेकेंडरी केस हो गया, इसके कॉन्टेक्ट की वजह से हुआ है कि. ठीक है. द हार्ट ऑफ randomized control trial is. So what it is? Randomization. Randomization is the heart of randomized control trial which ensure equal distribution of the known and unknown confounders. The study which proceeds from cause to effect. Cause to effect से जो proceed करती है, तो it is cohort. जो effect आ चुका है अब cause पे जा रही है, that is case control, which is also called retrospective. So here the answer is cohort study. Next, if the odds ratio is 1 then, अगर रेशियो 1 है तो क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट नो एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द डिजीज. ठीक है. एक्चुअली ऑड्स रेशियो क्या करता है? शोज करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू बाइनरी डेटा वैल्यू. द ऑड्स रेशियो टेक द वैल्यू बिटवीन, या तो 0 होगा टू इन्फिनिटी, और वन इंडिकेट्स दैट द कंडीशन और इवन अंडर स्टडीज इक्वली लाइकली टू अकर इन बोथ द ग्रुप्स. सो 1 denotes no association between the exposure and the disease. Next, the common first approach to test causal hypothesis is. So first approach to test the causal hypothesis क्या है? केस कंट्रोल स्टडी, क्योंकि ये इफेक्ट से कॉज पे जाती है. ठीक है. इफेक्ट आ चुका है, अब हमें कॉज को देखना है क्या है. ठीक है. रूरल एंड अर्बन डिफरेंस इन प्रिवलेंस इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. ट्यूबरक्लोसिस शो सिमिलर प्रिवलेंस इन रूरल अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू. मीन्स ये बोल रहे हैं कि कहीं पर लोग पुअर हैं, कहीं पर एकदम रिच लोग होते हैं. तो रूरल एंड अर्बन डिफरेंस इन प्रिवलेंस इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग. मीन्स लंग कैंसर कैन हैपन मोर इन पुअर एरियाज. मेंटल इलनेस, क्रोनिक ब्रोंकाइट, दे ऑल हैपन इन रूरल एरियाज. ठीक है. सॉरी, अर्बन एरियाज. बट ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ये दोनों कहीं पर भी हो सकती है. उससे इस चीज़ का रिलेशन नहीं है कि वो रिचेज हैं, दे आर पुअर्स, दे डो मतलब उनके पास अच्छी चीज़ सहूलियत है और इनके पास अच्छी चीज़ सहूलियत नहीं है. वैसा कुछ नहीं है. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, टीबी कैन हैपन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू अदर्स. नाउ रिलायबिलिटी ऑफ अ स्किन स्क्रीनिंग रेफर्स टू. रिलायबिलिटी मीन्स रिप्रोड्यूसिबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट ऑन रिपीटेड मेजरमेंट. ठीक है. मतलब कि हम जितने भी बार कर रहे हैं सेम रिजल्ट आ रहा है. ठीक है. एन इंडेक्स शुड गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट व्हेन मेजर एट डिफरेंट टाइम्स एंड अंडर वेरिंग कंडीशन. द टर्म रिलायबिलिटी इज वर्चुअली synonymous with reproducibility, which refers to the ability of the same examiner or different examiner to interpret and apply the index in the same manner. ठीक है. So it is give the same value on repeated testing. Next, if the prevalence is low as compared to the incidence of the disease, it implies that अगर prevalence low है, means कि पहले की population जिसको disease और अभी की both cases, अगर prevalence low है, इसका मतलब क्या है? या तो लोग मर रहे हैं, ठीक है, या disease बहुत जल्दी से क्योर हो रही है.
यही हुआ ना इसका मतलब, ठीक है। प्रेवलेंस का मतलब यही हुआ ना। प्रेवलेंस क्या है, दोनों केसेस ओल्ड एंड न्यू। अगर प्रेवलेंस लो है, या तो पेशेंट जो बीमार हो रहा है वो जल्दी जल्दी से फास्ट ठीक हो रहा है, तो प्रेवलेंस कम हो गया, ठीक है। या क्या हो रहा है, प्रेवलेंस, डिजीज इतनी खतरनाक है इंसान मरी जा रहा है, तो प्रेवलेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, इट इम्प्लाइज दैट द डिजीज इज वेरी फैटल और इजीली क्योरेबल, ठीक है। मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस इन एंडेमिक एरियाज रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हम सबके लिए देते हैं एक्सेप्ट लेप्रोसी। इट इज़ नॉट रूटीनली रिकमेंडेड फॉर लेप्रोसी। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज और कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस्ड पर यूनिट साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम बोलेंगे रेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबके बारे में मैंने दिया। रेट क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स, डेथ और केसेस ऑफ द डिजीज अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग द इवेंट, ठीक है। रेशियो, रेशियो क्या इसका, अ रेशियो डिनोट्स द रिलेशनशिप इन साइज बिटवीन टू क्वांटिटीज। इन रेशियो द न्यूमरेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन इज अ रेशियो दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ अ part to the whole. In a proportion, the numerator is always a part of denominator and it is usually expressed as percentage, ठीक है। Now 81, the concept which views health as absence from the disease is called, ठीक है। तो it is biomedical concept, ठीक है। पढ़ते हैं biomedical concept थोड़ा सा, क्या कहता है ये। In this, health is viewed as the absence of the disease, that is the person is considered healthy if he or she is free from illness. Next आता है ecological concept, वो क्या बोलता है, this concept regard health as a dynamic balance between human beings and their environment, and disease is a result of maladjustment of the human organism to the environment. Psychological concept क्या बोलता है, according to this, health is not merely a biomedical phenomena but is also influenced by social, psychological, cultural, economic and political factors. Holistic concept क्या बोलता है, this is a synthesis of all the above views and suggests that all sectors of society will influence the health. Okay. Next, the definition of epidemiology as study of distribution and determination of determinants of the disease was given by, so it is given by so it is given by मैकमोहन, ठीक है। अब है सोक्रेटिक मेथड ऑफ, सोक्रेटिक मेथड हम किस में यूज़ करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो, सोक्रेटिक मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज डायलेक्टिक मेथड, टू वे कम्युनिकेशन। इन दिस बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कम्युनिकेशन, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर, एज एंड जेंडर एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिस्क डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, रिस्क डिटर्मिनेंट्स। अब देखो ये भी हमारे, रिस्क होता क्या है, इट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल विल डेवलप अ स्पेसिफिक डिजीज इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, an attribute or exposure that is significantly associated with the development of disease, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होता है, मॉडिफाइबल, जैसे कि स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करेगा आदमी तो उसको लंग कैंसर नहीं होगा, ठीक है, लाइक दैट। रिस्क इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दे आर द प्रोबेबल और प्यूटेटिव रिस्क फैक्टर विच आर एसोसिएटेड विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द डिजीज। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल HIV एड्स, इट ये क्या बताता है, इंडिकेट्स द पर्सन इज रिस्क ऑफ डेवलपिंग द TB। HIV तो वो इम्यून डेफिशिएंट हो गया, इम्यून डेफिशिएंट हो गया तो उसको TB भी हो सकता है, तो दीज आर द रिस्क इंडिकेटर्स। रिस्क मार्कर्स, इट इज़ एन एट्रीब्यूट और एक्सपोजर दैट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, ठीक है, बट नॉसेसरीली अ कॉजल फैक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज, ठीक है, ये हो गया। रिस्क डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं, दीज आर नॉन मॉडिफाइबल, ओके।
नॉन मॉडिफाइबल कौन कौन से होते हैं? एज, सेक्स, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते ना, जेनेटिक फैक्टर, दे कैन नॉट बी मॉडिफाई. नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ चेंज ऑफ डिजीज वेयर पेंडेमिक्स ऑफ इन्फेक्शन आर रिप्लेस्ड बाय डिजेनरेटिव एंड मैन मेड डिसऑर्डर. तो इस शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन. ये डेफिनेशन ही एक तरीके से इसकी. When we try to find out significant difference in height of the children between two classes, अगर टू क्लासेस के बारे में कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ मीन्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हो रहा है. ठीक है. सो हम इसको में क्या यूज़ करेंगे? अनपेयर्ड टी टेस्ट. नाउ स्टडी वेयर सेल ऑफ एंटी अस्थमा ड्रग एंड नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू अस्थमा ओवर 15 ईयर इज रिकॉर्डेड. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल स्टडी. क्यों? डेटा किस पर एनालाइज हो रहा है? पॉपुलेशन लेवल पे. हैंस इकोलॉजिकल स्टडी. नेक्स्ट, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस इज अप्लाइड टू. सो इट इज अप्लाइड टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसके वो भी है पूरा, यहाँ पे पढ़ सकते हो. तो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस that describe and test the relationship between one dependent variable and linear combination of two or more independent variable. ये मैंने सोबन पीटर से लिया है इसकी लाइन. Now 89, according to hierarchy of evidence, randomized control trial are. So अब इसकी भी हमारे पास लेवल्स ऑफ इंसिडेंस होते हैं 1 से लेके 7 तक. ठीक है. तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल उस में हमारा किस स्टेज पर आता है? लेवल 2 एविडेंस पर. ठीक है. नेक्स्ट, अ टैब्लो वॉज हेल्ड इन अ विलेज टू एजुकेट विलेजर्स अबाउट अर्ली डिटेक्शन ऑफ ओरल कैंसर. दिस टाइप ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज कॉल्ड. तो इस टाइप की हेल्थ एजुकेशन को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है. टैब्लो क्या है? ड्रामेटाइजेशन वेयर मैसेज आर कन्वेड बाय एक्टिंग. तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रोल प्ले. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग स्क्रीनिंग फॉर डिजीज कंट्रोल. सो हेयर government prevalence of disease should be high in the population under study. Yes. Should be a favorable prognosis for early treatment of the disease. Yes. The government should fund the program. No. The disease should be serious. Yes. तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? ये सारी हैं, बट ये नहीं. गवर्नमेंट फंडिंग क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इशू है. इट इज़ नॉट एन एपिडेमियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट फॉर स्क्रीनिंग. नेक्स्ट, द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग represent what type of physician sees in the society. So it is clinical cases. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने ये सोबन पीटर से लिया है. विजिबल टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट क्लिनिकल अपेरेंट केसेस. हेल्थ प्रोफेशनल ऑब्जर्व ओनली अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ इलनेस प्रेजेंट इन द कम्युनिटी just as only a small part of an iceberg is like that visible above the surface of water. This is known as the tip of iceberg phenomena because information about the larger hidden portion in the community is not readily available. ठीक है. Next, recently two method of CPAP were compared. ठीक है. Which test is compared to difference between rates of extubation failure? एक्सट्रीब्यूशन फेलियर क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है जो कि समराइज कैसे होता है? प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर इन विच ऑफ द टू मेथड्स. ठीक है. तो इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे? प्रोपोर्शन में यूज़ हो रहा है ये काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है. क्रूड मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड पर 1000 पॉपुलेशन. ये पूरा देखो. Number of death in a population during the year upon mid-year population into 1000. So it is defined as the number of death per 1000 population. Next, 95, which says when sample size is small and observations are independent, which test is used to significance of the difference between two means? What they are saying, when sample size is small है and observation dependent है तो pair test. सोचना ही नहीं है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन एपिडेमियोलॉजिकल मैथड ऑफ पॉपुलेशन सर्वे. सो
twin studies. They are genetic studies and they are not population survey methods. So we have completed epidemiology. Indices नेक्स्ट चैप्टर होगा आप लोगों का. और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है या कुछ चाहते हो आप लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक, नीचे कमेंट करो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट. थैंक यू, बाय बाय.